Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science NCERT based chapter number 2 Federalisms part number 6. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे फेडरलिज्म्स, जिसकी 5 वीडियो हम पढ़ चुके हैं. टुडे वी डिस्कस टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. आज हम देखेंगे कि जो फेडरलिज्म है वो व्यवहार में कैसा है. जो हमारा जो कंट्री है कि हमारे देश के अंदर जो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है. फेडरलिज्म में संघीय. इससे पहले हमने पढ़े थे कि हमारा जो कंट्री है और कंट्री इज ए फेडरल कंट्री. हमारा भारत देश एक फेडरल कंट्री है. कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिससे हमको ये विश्वास होता है कि हमारा इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. तो जिसमें हमें कुछ उसकी फीचर्स देखी. नाउ वी डिस्कस कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. कि हमारा भारत देश जो संघीय व्यवस्था है वो इसको प्रैक्टिसाइज कैसे करता है, व्यवहार में उसको कैसे चलाता है, कैसे है. क्वेश्चन भी ऐसे बनता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. तो आपको उसी के अनुसार आपको जैसे मैंने इसको डिस्कशन करेगा ऐसे ही आपको आंसर के पॉइंट टू पॉइंट आपको उसको रिटर्न करना है. तो देखते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड. भारत जो देश है, हमारा जो कंट्री है, वे व्यवहार में संघीय व्यवस्था वहां पर कैसे चलती है, प्रैक्टिकल में कैसी है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म. बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संवैधानिक कुछ हमारे पास में प्रोविजंस हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, आर नेसेसरी, ये तो बहुत ही जरूरी है, फॉर द सक्सेशन ऑफ द फेडरलिज्म. एक सफल फेडरलिज्म को चलाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजनल है वे तो बहुत अच्छे हैं, जरूरी है. उसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए. द रियल सक्सेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics in our country. लेकिन ये बात भी ठीक है, इन रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म, अगर वास्तव में ही हमको रियल रूप में, वास्तविक रूप से हमें फेडरेशन को सक्सेशन करना है और प्रैक्टिस साइड में उसको लेकर आ रहा है, तो इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics. तो हमारा जो भारत देश एक लोकतांत्रिक जो देश है कि लोकतंत्र के द्वारा हमें ये फेडरल सिस्टम को जो हमको मिला है, गैट्स मिला है हमें उसको अपने व्यवहार में प्रैक्टिस साइड में किस प्रकार से रियल पोजीशन में लाना चाहिए. तो उसको रियल पोजीशन लाने के लिए हम कह सकते हैं, एक तो कहेंगे भाई हाँ हम ऊपरी रूप से कहें कि हाँ हम फेडरल कंट्री में रहते हैं, लेकिन व्यवहार में अगर हम फेडरल्स को उसको यूज नहीं कर रहे तो हम उसमें सक्सेस से फेडरल नहीं कह सकते हैं. जैसे कह सकते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक खिलाड़ी है, जैसे मान लो एक प्लेयर्स है, जैसे एक फुटबॉल का प्लेयर्स है, वे कह सकता है मैं एक प्लेयर्स है, लेकिन ये कह सकता है कि एक सक्सेस प्लेयर्स है फुटबॉल का, जिसने अपने आप को वहां पर स्टेब्लिश किया है, जिसका उसने कुछ गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं या इसका नाम है. तो उसमें क्या डिफरेंस है, एक तो जनरली प्लेयर्स है और एक स्पेशलाइजेशन है उस खेल का है जिसने कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त किए. तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जो फेडरल्स एक सिंपल फेडरल नहीं और दूसरा एक सक्सेशन जो फेडरल है कि हम सफल फेडरलिज्म किसे कहेंगे,
हम सफल फेडरेशन से कहते हैं जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के द्वारा हमारे कंट्री को जो मिले, हमें उसको व्यवहार में किस प्रकार से उसको लेके आने चाहिए ताकि सबको ये लगे कि हाँ वास्तव में हमारा ये एक फेडरलिज्म यानी कि कंट्री है। क्योंकि फेडरल्स के जो रूल्स है कुछ हमें उसको अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए कुछ हमारे को डिक्रेट भी करना पड़ेगा, कुछ कमी भी है तो उसको कम भी करना होगा अगर हमको सक्सेस फेडरेशन कंट्री को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या पढ़ेंगे, उसके 3 जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए 3 जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स होता है भाषाई राज्य, किसी भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ। दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी कि भाषा की क्या नीति रही है या भाषाई नीति, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन केंद्र और राज्य का क्या संबंध है। तो 3 पिलर्स हैं। तो these are the 3 pillars are the create the succession federalism country। तो ये जो 3 पिलर्स है हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट पॉलिसी, ये तीनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्री को एक फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज कंट्री का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस तो 1 by 1। आज की वीडियो में हम इसको ओनली लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसीज और सेंट्रल स्टेट पॉलिसीज है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और हम देखते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाषाई राज्य, कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, क्रिएशन में निर्माण करना, कि जो राज्य बने, जो स्टेट्स बने हमारे किसमें, भाषा का आधार। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1947 to 2020। अगर हम ये देखते हैं कि जैसे भाषा के आधार के ऊपर हमारे जो स्टेट्स बने, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, तो भाषा के आधार पर जो हमारे स्टेट्स बने उनका एक लॉन्ग पीरियड था। लॉन्ग पीरियड 1947 से लेकर टू 2020, जो आज का जो समय है वे हमारा 2020 ईयर चल रहा है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1947 में, तो 1947 से लेकर 2020 तक अगर हम देखते हैं तो हमारे बहुत से स्टेट्स बने हैं, बहुत से स्टेट्स बने हैं। अगर हम देखते हैं कि 1947 में देखते हैं उस समय हमारे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। ये तो थे हमारे 1947 में। लेकिन अगर हम आज का देखते हैं, टुडे देखते हैं, तो आज हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं 2020 में। कितना डिफरेंस होगा एक पीरियडिकल टाइम है। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, आवर कंट्री इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, उस समय हमारे देश में 14 स्टेट, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो आज हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये क्या है, ये एक आपका कि स्टेट का पीरियडिकल टाइम्स था, पीरियडिकल टाइम। 1947 के बाद में बहुत से स्टेट्स हमारे चेंज हुए, स्टेट्स के नेम चेंज हुए, उनकी बाउंड्रियां चेंज हुई और स्टेट्स बने, नए नए स्टेट्स बने। जो बड़े स्टेट से उनको छोटे स्टेट में डिवाइड किया, किसी स्टेट को किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से नए क्रिएशंस, नए नए स्टेट्स बने। कैसे बने,
उसमें से एक पॉइंट से लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसमें से जो स्टेट्स बने उसमें जो भाषाई आधार पर हमारे स्टेट्स बने, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कंट्री को एक फेडरलिज्म प्रैक्टिस का क्रिएशन करते हैं। जैसे द क्रिएशन ऑफ स्टेट, द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ये सभी जो स्टेट्स बने उनका जो सबसे पहले जो मूल आधार था, जो बेस था, वे क्या था? लैंग्वेज था। कैसे लैंग्वेज? द पीपल हु द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। वे कैसे बने स्टेट? वे इस प्रकार से स्टेट बने कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे और किसी एक सेम प्लेस के अंदर लिविंग कर रहे थे, यानी सेम व्यक्ति सेम जगह पर रहकर एक ही प्रकार की जो लैंग्वेज बोल रहे थे, उस भाषा के आधार पर ये हमारे स्टेट्स का निर्माण हुआ। जैसे भाषा के आधार स्टेट हुआ कि एक भाषा बोलने वाले, जैसे तमिलनाडु है हमारा, देखते हैं जैसे तमिलनाडु है, नागालैंड है हमारे, है ना, जैसे आंध्र प्रदेश है तेलुगु के आधार पर, जैसे राजस्थानी है, गुजरात है, जैसे गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में हरियाणा, पंजाब में है जो पंजाबी है, दक्षिण में जैसे महाराष्ट्र में मराठी जो लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेम जो लैंग्वेज थी, द पीपल हु द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, जो एक ही स्थान पर रहकर सेम जगह पर रहकर सेम लैंग्वेज बोलते थे, एक ही भाषा का बोलते थे, एक ही भाषा का यूज करते थे, उसके आधार पर उस स्टेट को स्टेट्स बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे नए नए स्टेट क्रिएशन होते गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती। कैसे? सम स्टेट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सभी स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर ही बना दिया गया था, कि सभी स्टेट को लैंग्वेज का आधार बना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब स्टेट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो क्या हुआ? बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। इसमें यह बताया गया कि ये जरूरी नहीं है, इट इज द नॉट कंपल्सरी। ये कंपल्सरी नहीं है कि ओनली लैंग्वेज के डिपेंड पर ही सभी स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर बनाया था। ऐसे नहीं थे कि लैंग्वेज के आधार पर उनकी जो अन्य कुछ रिकॉग्नाइज थी, डिफरेंस रिकॉग्नाइज थी। हर स्टेट की अपनी अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी अपनी क्या होती है? बेस ऑन द कल्चर होती है, उसकी कल्चर होती है, संस्कृति है, उसकी इंथेटिसिटी जातीय विविधता है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति, जातीय विभिन्नताएं, उसकी भौगोलिक कंडीशंस के आधार पे नए नए और स्टेट्स बने। जैसे नागालैंड में जो नागा है, नागा एक वहाँ जनजाति है, ट्राइबल्स हैं, तो नागा के आधार पर वहाँ नागालैंड बना। इसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड को हम लेते हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश था, अब इस उत्तर प्रदेश जो एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था, तो इसका डिवाइडेशन हो गया और जो हिली एरिया है उसको तो उत्तराखंड या उत्तरांचल नाम दे दिया, और जो प्लेन एरिया है वे उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से डिवाइड हुआ। इसी प्रकार से जैसे झारखंड है, झारखंड से हुआ। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल हिम प्लस आंचल, जो एक हिम पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेट्स है, ऐसे जैसे पंजाब है, पंजाब की भी अपनी एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है जहाँ पर 5 रिवर्स फ्लोइंग करती है, पंजाब जो 5 नदियां बहती हैं। तो कह रहा कि उस अलग अलग जो स्टेट्स थे वे ये नहीं कह सकते कि सभी स्टेट केवल अपने एक लैंग्वेज के आधार पर ही बने,
कि उनपे सेम लैंग्वेज थी, तो ये तो बेसिक था, बेस था ये तो, कि मेन बेस तो था लैंग्वेज, लेकिन इस लैंग्वेज के अलावा अलग अलग स्टेट्स की अपनी कल्चर थी, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, एंथेसिस थी, तो इस प्रकार से उसका एक व्यवहार भी था जिससे नए नए स्टेट्स बने, जैसे सच एज लाइक द इंक्लूडिंग ऑफ द नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा। तो ये भी अपने अपने स्टेट्स हैं जिनकी कोई ना कोई एक क्या थी, अपनी एक डिफरेंस रिकॉग्नाइज थी, एक अन्य कोई पहचान थी, तो जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ, कि हमारा जो कंट्री है ये वास्तव में व्यवहार में एक संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट, सम national leaders resisted the demand of new states on the basis of language। अब ये भी बड़ी एक समस्या थी कि सब नेशनल लीडर्स, जो हमारे कुछ राष्ट्रीय जो नेता थे, ये बड़े चिंतित थे। उसने कहा कि आज हम इनको लैंग्वेज के आधार पर या इनकी कोई डिफरेंस रिकॉग्नाइज के आधार पर स्टेट्स को निर्माण कर रहे हैं, नए स्टेट्स बना रहे हैं। कभी ये ऐसा नहीं है कि बाद में ये हमारे देश का एक विभाजन का टुकड़ा बने, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक कंडीशन ऐसे हो चुकी थी, हम तो घबराए हुए थे उससे, क्योंकि 1947 में जो हमारा जो कंट्री का जो डिवाइडेशन हुआ वे रिलीजियस के डिपेंड पर हुआ था, और 1947 के अंदर और जो इंडिया और जो पाकिस्तान जो दो कंट्री में डिवाइड हुआ, द मेन बेसिस ऑफ द रिलीजियस, धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े हो गए थे। एक पाकिस्तान बन गया मुस्लिम रिलीजियस पर, और हिंदुओं के लिए बन गया कौन, इंडिया। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारे कंट्री में आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बहुत से रिलीजियस और आपकी कम्युनिटीज और रेसेस रहते हैं, लेकिन देयर इज नो डाइवर्सिटी, लेकिन यहाँ हमारी डाइवर्सिटी नहीं है। तो क्या ये डर था किसको, हमारे जो नेशनल जो लीडर्स थे उनको बड़ा डर था। क्या डर था कि some national leaders resisted the demand of new state on the basis of language, as they thought that would lead to the disintegration of the country। सब लीडर्स को ये बड़ी चिंता थी, क्या कि जैसे कहते हैं कोई बच्चा छोटा है, जब बच्चे को उसकी माँ उसको चलाना सिखाती है तो पहले बच्चे उंगली पकड़ता है, उंगली पकड़ से धीरे धीरे ये पहुंचा पकड़ता है और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, बड़ा होता है। तो ये नहीं है कि कभी हम किसी को स्टेट्स को बना रहे हैं लैंग्वेज पर या उसकी डिफरेंस रिकॉग्नाइज पर, और कल भी कहते हैं कि मेरे को जो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, मैं कंट्री बनूंगा। ऐसा नहीं कि उंगली पकड़ता पकड़ता पहुंचा पकड़ दिया। ये स्टेट बनता बनता कह सकते हैं कि स्टेट बनता बनता कहीं एक कंट्री का निर्माण हो जाए। तो ये बड़ी चिंता थी हमारे किसको, नेशनल लीडर्स को। जो हमारे जो नेशनल जो लीडर्स थे उनको बड़ी चिंता थी। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया कि 1947 में ऐसी कंडीशन हमारे साथ में हो चुकी है, इसलिए हमको बड़ा ही डर था। तो क्या था, तो some national leaders resisted the demand of the new state। तो कुछ नेशनल लीडर्स ने कहा कि ये जो आप लैंग्वेज के आधार पर और डिफरेंस रिकॉग्नाइज के पर नए नए स्टेट्स बना रहे हो, इसको नहीं बनाना चाहिए। बड़े फियर थे, डर थे। उसलिए कुछ समय के लिए उसने उसको क्या कर दिया, रेसिस्टेंट, कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया कि रोको इसको, ऐसे मत करो। रेसिस्टेंट demand of the new state on the basis of the language, and they thought these would lead to the disintegrated on the country। उनको ये डर था कि अगर इनको अलग अलग स्टेट्स को हम लैंग्वेज के आधार पर और डिफरेंस रिकॉग्नाइज बना देंगे तो कहीं देश का टुकड़े नहीं हो जाए। तो बड़े समझदार थे कि कभी देश का टुकड़ा हो जाए, इस प्रकार की उनके दिमाग में, माइंड में ऐसे आया।
कि ये कंडीशन होगी, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो देश है एक वर्ल्ड में एक फेमस कंट्री है, बड़ा ही पीसफुल्ली कंट्री है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है, जैसे रिलीजियस डिफरेंस रिलीजियस और कास्टेज है, लेकिन सब प्यार से मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छा हमारा कंट्री है। बट लेटर, लेकिन बाद में, बट लेटर दिस फीयर प्रोवाइड मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर इजियर। लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन कह रहा है कि ऐसा नहीं था, बट लेटर, लेकिन बाद में दिस फीयर प्रोवाइड, तो ये जो भय था ये सब में दूर हो गया, क्योंकि जब अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग उसकी लैंग्वेज के आधार पर, कि हर स्टेट्स को उसकी लैंग्वेज का भी रेस्पेक्ट किया जा रहा है, उसकी कल्चर का भी, उसकी कल्चर के साथ साथ में उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस का उसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, तो वे स्टेट इस प्रकार से नहीं करेगा। ये तो तब होता है जब किसी भी स्टेट्स को आप नेगलेक्ट करते हो, जब नेगलेक्ट करते हो तब इस प्रकार से यानी अलग सेपरेट कंट्री या सेपरेट स्टेट की मांग करेंगे। जब किसी भी स्टेट को आप रेस्पेक्ट दोगे, उसकी संस्कृति को, उसकी एजुकेशन को, उसके लोगों को मान सम्मान दोगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारा जो इंडिया है जैसे 28 स्टेट है आज और 8 यूनियन टेरिटरी है, हर स्टेट्स की अलग अलग अपनी जैसे संस्कृति है, कल्चर्स है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस है, उसकी ड्रेसेज है, उसके फूड्स है, लेकिन फिर भी वे यूनिटी में है, आज बंधे हुए हैं और यूनिटी में, और फिर भी हमारे पूरे देश में एक एकता है। जैसे राजस्थान की कल्चर देते हैं, तो राजस्थान की कल्चर अलग है ना, कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, जहाँ राजस्थान एक अलग ही स्टेट है, उसकी खान पान वेशभूषा। पंजाब में लेते हैं तो पंजाब की देखिए, उसके तमिलनाडु की अलग है, महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में, तो अलग अलग स्टेट्स की अपनी एक रिकॉग्नाइज पहचान भी है, उनको रेस्पेक्ट भी है, और वे एक पूरे कंट्री में यूनिटी भी है, बंधे हुए भी, इसलिए वे अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा कि बट लेटर दिस फीयर प्रोवाइड मेड द कंट्री, तो इसलिए बट लेटर दिस फीयर प्रोवाइड मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशंस बिकम मोर इजी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि जब हम प्रेम से रहने लगे, सब अपने अपने जो स्टेट्स हैं एक दूसरे का रेस्पेक्ट करने लगे, उसकी कल्चर्स का, उसकी ड्रेस का, उसके फूड्स के, और हम यूनिटी बन रहे, तो हमारे जो प्रशासनिक जो कार्य थे, एडमिनिस्ट्रेशन, वे और सरल होने लगे, बिकम मोर इजियर। जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क थे वे पहले की बजाय और इजीली बनने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड, कि इस बेस पर, किस पर, कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बेस के ऊपर, कि भाषा के आधार पर हमारा जो कंट्री है, और कंट्री इज द प्रैक्टिसाइड, कि भारत में हमारी संघीय व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कि लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि किस प्रकार से लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है जो फेडरल प्रैक्टिसाइज को बनाता है। ओके, थैंक यू।